हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर और हमारी इस सीरीज़ में जिसका नाम है जनरल साइंस। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम्स, गुणसूत्रों के ऊपर आज हम विशेष बात करेंगे। ठीक है, बेसिकली किसके बने होते हैं, क्या फंक्शन है इनका हमारी बॉडी में। लास्ट सेशन में हमने डीएनए और आरएनए को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। छोटी मोटी बातें हैं जो आज हम देखेंगे, उसके बाद में फिर हम सीधा चलेंगे गुणसूत्रों पर। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। उससे पहले जनरल साइंस से हमने स्टार्ट किया था। जनरल साइंस में सेल, कोशिका को, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। उसके साथ साथ हमारे इस चैनल पर आपको राजस्थान पॉलिटी के भी सेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, और टेलीग्राम के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, दिव्या चंदानी मैम, ये टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका टॉपिक रहेगा गुणसूत्र का। बट लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या बात करी थी? आरएनए के बारे में। ठीक है, आरएनए के बारे में आप लोग जानते हैं। आरएनए जो है इसके 3 टाइप थे। ठीक है, एक तो था mRNA और सेकंड था आपके पास tRNA एंड थर्ड था आपके पास rRNA। ठीक है, इसके अंदर जो M था, बेसिकली आरएनए का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण करना। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कैसे पता चलेगा कि सेल के किस ऑर्गन में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। तो ये मैसेज लेकर आएगा mRNA, मतलब मैसेंजर आरएनए। उसके बाद में क्या होगा? ये जो rRNA है ये राइबोसोम के साथ मिलकर, ये राइबोसोम के साथ मिलकर क्या करेगा? प्रोटीन का निर्माण कर देगा। ये दोनों मिलेंगे, प्रोटीन का निर्माण करेंगे। उसके बाद में टीआरएनए क्या काम करेगा? जो भी प्रोटीन बनेगा उसको जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पहुँचाने का काम करेगा। क्लियर? इतनी बात हुई। ठीक है, तो अब हम ये समझेंगे कि प्रोटीन संश्लेषण कैसे होता है। प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, जिसे हम सेंट्रल डोगमा के नाम से जानते हैं। वैसे तो ये आपकी 12th का टॉपिक है, बट हम यहाँ पे बहुत ही सिंपल से शब्दों में समझने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या? ट्रांसक्रिप्शन किसको बोलते हैं, ट्रांसलेशन किसको बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ये सारी बातें। चलिए देखिए, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, या आपको ना कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलेगा सेंट्रल डोगमा। तो अब आप इसको इस तरीके से भी याद करना है और हिंदी में भी याद रखना है कि सेंट्रल डोगमा क्या है। ध्यान रखिएगा, हम ये जानते हैं कि हमारे शरीर में कुछ जेनेटिक मटेरियल है जिसका नाम है डीएनए। ठीक है, डीएनए कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में। इवन आरएनए भी आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। डीएनए से सबसे पहले क्या होता है? एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। डीएनए से जब एमआरएनए बनेगा, और ये प्रक्रिया कहाँ पे होती है? न्यूक्लियस में होती है, केंद्रक में होती है। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अनुलेखन पीछे पीछे लिखना ना, जस्ट वैसे थोड़ा सा याद रखिएगा। डीएनए से जब एमआरएनए बनता है उसे ही हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और अगर पूछा जाए कि ये प्रोसेस होता कहाँ पे है, बस कुछ नहीं, आपको बताना है न्यूक्लियस में होता है। हमने बात करी है कि हमारे 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक, जिसके अंदर केंद्रक अच्छे से विकसित नहीं होता है, और दूसरी है यूकैरियोटिक, और जिनके अंदर केंद्रक अच्छे से डेवलप होता है। तो यूकैरियोटिक में कहाँ पे होगा? न्यूक्लियस में होगा। और जो प्रोकैरियोटिक है, जैसे बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसके अंदर कहाँ पे होगा? उसके अंदर कोशिका द्रव में। डन।
उसके बाद में एमआरएनए क्या काम करता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करेगा। एमआरएनए क्या काम करेगा, इससे प्रोटीन बनता है और इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन करना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेट होना। जैसे कि हमें किसी ने समझाया, हम पीछे पीछे लिखते हैं तो वो है अनुलेखन, और उसी को ही फिर सामने वाले ने क्या किया, दूसरे को ट्रांसलेट करके बता दिया, तो ये क्या हो गया है, अनुवादन, ठीक है। इसी से क्या बना, प्रोटीन बना, और ये कहाँ पे होता है, कोशिका द्रव में। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। फिर से एक बार सुनिएगा, हम बात कर रहे हैं प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। ये नाम बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। चलते हैं, डीएनए से जब एमआरएनए बनता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये प्रोसेस होता है केंद्रक में। कहाँ पे होगा, तो ये प्रोसेस आपका रहता है केंद्रक में। ठीक है, उसके बाद में एमआरएनए से जो प्रोटीन बनता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, और ये प्रोसेस रहता है कहाँ पर, साइटोप्लाज्म। आई थिंक ये कलर थोड़ा सा दिक्कत करेगा, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। ये जो पूरा सिद्धांत है कि प्रोटीन का संश्लेषण कैसे होता है, जिसे हम सेंट्रल डोग्मा कह रहे हैं, ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था क्रिक ने। अब ये क्रिक कौन है, याद है ना, लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, वॉटसन एंड क्रिक, जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, वही है क्रिक जी, ठीक है। वही क्रिक भाई साहब हैं ये वाले, जिन्होंने कौन सा मॉडल दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए का, ठीक है। तो ये सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया है। आगे चलते हैं, आपने सुना होगा जैसे कि ना, ये डीएनए है, डीएनए से क्या बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, जिसे आप क्या बोलते हैं, अनुलेखन, जिससे एमआरएनए बनेगा, और फिर एमआरएनए से प्रोटीन बन जाएगा, जिसे आप कहेंगे ट्रांसलेशन। तो ध्यान रखिएगा, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से उससे पहले एक बात समझिएगा, हम ये भी जानते हैं कि कुछ हमारे ऐसे वायरस होते हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, तो वहाँ पर ये पूरा प्रोसीजर कैसे होगा, क्योंकि प्रोटीन क्या काम करता है, किसी भी सेल को एनर्जी देने का काम करेगा। तो प्रोटीन तो सबके लिए ही ज़रूरी है, फिर वो चाहे बैक्टीरिया है, वायरस है, ह्यूमन बॉडी है, मतलब ह्यूमन सेल है, या एनिमल सेल या प्लांट सेल, कोई भी, ठीक है। तो उसके बारे में जानते हैं, जिनके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है। तो अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो पहले क्या होगा, आरएनए से बनेगा डीएनए, आरएनए से क्या बनेगा, डीएनए बनेगा। अब देखो थोड़ा सा, चलो यहाँ पे चलिए, पहले देखो हमने लास्ट अभी स्लाइड में क्या किया था, हम डीएनए से आरएनए बना रहे थे, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कह रहे थे। हम डीएनए से आरएनए बना रहे थे, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कह रहे थे, और अब ये जो प्रोसेस है वो जस्ट उल्टा हो रहा है ना, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आरएनए से डीएनए बन रहा है, तो क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो ध्यान रखिएगा, इसे हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, ठीक है। इसे हम, आप इसको ना रिवर्स, हम इसे क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। उसके बाद में सेम वही प्रोसीजर है, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बन जाएगा, और जिसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। बस ये प्रोसीजर याद रखिएगा, इसे ही हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। बहुत ही सिंपल था, ज़्यादा कुछ इसके अंदर एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको नहीं लगाने हैं। सुनने में लगता है कि अरे यार बहुत ही भारी भारी शब्द हैं, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, समझ ही नहीं आ रहा है, जस्ट नॉर्मल सा है। डीएनए से आरएनए जब बनेगा तो इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और फिर जब आरएनए से प्रोटीन बन जाएगा तो हम इसे ट्रांसलेशन कहते हैं, बस, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे कि ये वाला प्रोसीजर किस किस के अंदर होगा, हम जानते हैं कि जो एचआईवी है ना, एचआईवी, उसके अंदर आरएनए उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम पोलियो की बात करते हैं, उसके अंदर भी क्या होगा, उसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल कौन सा है,
आरएनए ही होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करेंगे कोविड, ठीक है, कोविड जो 19 है वो भी कैसा है, उसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, आरएनए ना, तो उनके अंदर ये वाला प्रोसीजर रहेगा। और हम ये भी जानते हैं कि अभी जब कोरोना का टेस्ट हो रहा था तो आरटी-पीसीआर किया जाता था। पीसीआर का मतलब है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और आरटी का मतलब यही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। तो ये देख लो, अब आपको याद रहेगा, ठीक है। आरटी-पीसीआर से आप इसको थोड़ा सा कनेक्ट कर लो, फिर आपको बातें जो हैं बहुत आसानी से याद रहने वाली हैं। चलिए, रेट्रोवायरस है आरएनए वायरस, ठीक है। इनमें पोलियो, एचआईवी, कोविड-19, इन सभी के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो होता है ये वाला प्रोसीजर फॉलो होता है। इसके बारे में बताने वाले कौन थे, टैमिन और बाल्टीमोर ने बताया था, और इसी वजह से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को हम टैमिनिज्म भी कहते हैं। ये तो बातें थी कुछ फैक्चुअल जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें लगता है कि पेपर पीछे वाले कुछ क्वेश्चन से रिपीट हो जाएंगे, तो हमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लेवल जो है कंपटीशन का वो बहुत अच्छा होता जा रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। देखिएगा, आगे हम चलते हैं, अब बात करते हैं, आज हम इसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, क्रोमोसोम, जो कि अभी आपका नेक्स्ट टॉपिक है। डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, प्रोटीन संश्लेषण का काम कौन करता है, इनके क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या इनके अंदर विशेषता है, किस किस से ये मिलकर बने हैं। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, ये आपको मेरे चैनल दिव्या चंदानी पर मिल जाएगा। आप में से अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। क्यों ऐसा, क्योंकि जब भी आप मेरी वीडियोज़ आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी से मिल जाएगा। और हमारे चैनल पर जो डेली के जो अपडेट्स, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो करंट के मुद्दे होते हैं, उसे भी हम यहाँ पे ज़रूर चर्चा में लेकर आते हैं। उसके साथ साथ राजस्थान न्यू फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो मैंने अपलोड कर दी है चैनल पर, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। अगर आपको सेशंस अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ये स्ट्रक्चर कुछ जाना पहचाना सा लगता है कि कौन सा ये संरचना है, तो इसे हम जानते हैं क्रोमोसोम के नाम से, ठीक है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, तो ये है क्रोमोसोम, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, जिसे आप गुणसूत्र कहते हैं। क्या काम करता है गुणसूत्र, बहुत बार सुना है गुणसूत्र गुणसूत्र, और ये गुणसूत्र शायद आपके जब भी एक बच्चा होता है तो शायद पेरेंट के जो गुण मिलते हैं बच्चों के साथ, शायद उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबल है। तो आइए जानते हैं इन सारी बातों के बारे में। सबसे पहले गुणसूत्र को डिस्कवर किया था स्ट्रॉसबर्गर ने 1875 में, और इसका जो नाम है गुणसूत्र वो दिया था वोल्टेयर ने। हम ये जानते हैं, अगर यूकैरियोटिक की बात करते हैं, यूकैरियोटिक मतलब जिनके अंदर केंद्रक विकसित है। अगर आप एक मिनट, अगर आप यहाँ पे यूकैरियोटिक की बात करेंगे, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, केंद्रक विकसित होता है, ठीक है। अगर केंद्रक विकसित है तो ये आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, ये आपको केंद्रक में ही मिल जाएंगे, डीएनए के पास आपको मिल जाएंगे। परंतु अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो उसके अंदर तो क्या होता है, उसके अंदर जो केंद्रक होता है वो अल्प विकसित होता है, प्रिमिटिव स्टेज में होता है, और जिसकी वजह से वहाँ पे आपको जो गुणसूत्र हैं वो धागे के रूप में देखने को मिलेंगे, अच्छे से कुंडलित व्यवस्थित नहीं होंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, किसके ऊपर स्थित होते हैं, डीएनए पर ये स्थित होते हैं। और ध्यान रखिएगा गुणसूत्र किससे मिलकर बने होते हैं। इससे पहले समझने के लिए हम थोड़ी सी बात करेंगे, ये पूरे स्ट्रक्चर पर चलते हैं। डीएनए को आप बहुत अच्छे से भली भांति जानते हैं, कुछ डबल हेलिक्स मॉडल है, ठीक है। इस प्रकार से आपको द्विकुंडलित संरचना देखने को मिलती है, ये कुछ और नहीं, ये है डीएनए, ठीक है। अब हमने बोला कि जो गुणसूत्र हैं वो आपको डीएनए पर देखने को मिलेंगे।
ये जो डीएनए है ना, ये देखो ये काफी लंबी सारी चेन है, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब क्या क्या होगा जब हम गुणसूत्र की बात करते हैं, तो यहाँ ध्यान रखना है कि इसी के ऊपर आपको क्या मिलता है, हिस्टोन प्रोटीन मिलता है। इसी के ऊपर आपको क्या मिलता है, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए, इन दोनों से मिलकर ही क्या बना होता है, इन दोनों से मिलकर ही हमारा क्रोमोसोम मतलब कि गुणसूत्र बना होता है। ठीक है, ये गुणसूत्र का स्ट्रक्चर है, बीच में ये जो संरचना है जिससे ये दोनों खंड आपके जुड़े हुए हैं, इसे बोला जाता है सेंट्रोमियर कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं, और इस पोर्शन को हम कहते हैं अर्ध गुणसूत्र। ठीक है, देखिएगा हम ये जानते हैं, अगर नहीं तो अभी जान जाएंगे, डीएनए जो होता है इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, ये बात ना आपको यहाँ पे तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, देखिएगा एक तो क्या रहेगा, जो आपको डीएनए है एक तो रहता है एसिडिक नेचर का, और उसके साथ साथ में ये कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, देखिएगा सॉरी नेगेटिवली चार्ज रहेगा। डीएनए कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, और कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज, ये मिलेगा। और उसके साथ साथ में आपको मिलेगा हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, इसके साथ साथ में एक तो आपको मिलेगा डीएनए, और डीएनए के साथ आपको मिलेगा हिस्टोन प्रोटीन। और ये हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है, तो जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा, हिस्टोन प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा, ये होता है बेसिक नेचर का, बेसिक और पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, इन दोनों से मिलकर ही हमारे क्या बनते हैं, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये दोनों मिलकर ही क्रोमोसोम बनाते हैं। ठीक है, गुणसूत्र बनाते हैं। अब यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन जो है, जैसे कि डीएनए के ऊपर ना आपका डीएनए है, डीएनए के ऊपर ऐसे वलयाकार संरचना होती है जिसके ऊपर आपको हिस्टोन प्रोटीन के ऐसे देखने के मिले, मतलब ये एक ऐसे अष्टक रूप में आपको देखने को मिलेगा। इसको हम थोड़ा सा छोटू कर देते हैं क्योंकि ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, अष्टक रूप में तो इसे हम बोलते हैं हिस्टोन अष्टक। ये सारी बातें समझ लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हिस्टोन अष्टक और डीएनए, यही दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, इन्हीं दोनों को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन दोनों को मिलाकर ही किस किस को, डीएनए और हिस्टोन अष्टक जो है, इन दोनों को मिलाकर ही हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और गुणसूत्र किससे मिलकर बना होता है, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, इन दोनों से मिलकर ही क्या बनता है, गुणसूत्र बनता है। और गुणसूत्र के ऊपर ही क्या होते हैं, गुणसूत्र के ऊपर ही आपको जीन देखने को मिलेंगे। कुछ इस प्रकार से आपको जीन मिलेंगे जो एक रेखीय क्रम में होते हैं। किस क्रम में होंगे, तो ये आपको मिलेंगे लीनियर फॉर्म में, रेखीय क्रम में।
समझ गए? बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। फिर से देखिएगा, हम बात कर रहे हैं गुणसूत्रों के बारे में, हम अभी चर्चा कर रहे थे। तो गुणसूत्र कुछ और नहीं है, डीएनए की इस प्रकार से संरचना होती है, धागे नुमा सी संरचना है जिसे हम क्रोमेटिन बोलते हैं, और उसी के ऊपर क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। इन दोनों से मिलकर ही हमारा गुणसूत्र बनता है, ठीक है। और इसी के ऊपर जीन होते हैं जो रेखीय क्रम में होते हैं। क्या काम है इनका? जब आप नॉर्मल आंखों से देखोगे ना कोशिका को, जब हम माइक्रोस्कोप की सहायता से, क्योंकि नॉर्मल आई से, नेक्ड आई से तो हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, तो अगर आपको कोशिका या उसके ऑर्गन्स को देखना है, ऑर्गेनेल्स को देखना है, तो आपको माइक्रोस्कोप से देखना होगा, ठीक है। परंतु गुणसूत्र एक ऐसी संरचना है या एक ऐसा ऑर्गेनल है कि ये आपको माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आपको कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेटाफेज के स्टार्टिंग में आपको ये दिखाई देता है, जो हमारा कोशिका विभाजन की कुछ अवस्थाएं हैं जिनमें मेटाफेज जो है उसकी स्टार्टिंग में गुणसूत्र आपको दिखाई देगा, और ये क्या है, कोशिका विभाजन के समय ही आपको दिखाई देगा। चलिए बात करते हैं, कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं, हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, और मानव शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 46। कितने गुणसूत्र हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्रों को अगर देखना है ना, सेल डिवीज़न भी हो रहा है और हम चाहते हैं कि हम सिर्फ गुणसूत्र को देखें, हम सिर्फ क्रोमोसोम्स को देखें, हमें बाकी के जो ऑर्गेनल्स हैं वो नहीं दिखाई दें, तो फिर हम एक पिगमेंट, ये एक शाही का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एसीटोकार्मिन। एसीटोकार्मिन का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, इसे हम यूज़ करेंगे तो पिंक पिंक से कलर के आपको क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे। तो इससे आप इजीली देख पाओगे कि कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम्स कैसे दिखेंगे आपको, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं और क्या इंपॉर्टेंट रोल है इसका, ठीक है। क्रोमोसोम्स की जब बात करेंगे तो क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन पाए जाते हैं, और जीन क्या है, जीन वो स्ट्रक्चर है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, और जिसकी वजह से बच्चों का रंग रूप है, उनका नेचर, ये सब उनके पेरेंट्स से मिलता है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी बच्चा होगा तो उस बच्चे में माता पिता से जीन जाते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से वो काफ़ी हद तक अपने पेरेंट्स के सिमिलर हमें दिखाई देता है। तो आइए जानते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा, ठीक है, कैसे हम देख पाएंगे कि कि एक लड़के का जन्म कैसे होगा या फिर एक लड़की का जन्म कैसे होता है। बस एक मिनट, ये हम थोड़ा सा इसको हम डिस्कस करेंगे। अरे एक्चुअली पहले थोड़ा सा डिलीट हो गया, इसको हम एनिमेशन के थ्रू डिस्कस करते हैं। हाँ चलिए ठीक है, देखिएगा हम यहाँ पे बात करेंगे कि सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, हम कैसे पहचान पाते हैं या फिर कैसे लड़का और लड़की का जन्म होता है, ठीक है। देखिएगा हम ये जानते हैं कि जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर की जो बेसिक यूनिट है जिसे आप स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं, वो क्या है, सेल है, ठीक है। कोशिका जो है वो हमारी क्या है, वो हमारी बेसिक यूनिट है, और इसी में क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या आपको देखने को मिलेंगे, क्रोमोसोम्स आपको देखने को मिलते हैं, गुणसूत्र आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिएगा गुणसूत्र है, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ह्यूमन की एक कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्र आपको देखने को मिलेंगे, और 46 गुणसूत्र हैं तो मान के चलिएगा 23 पेयर्स आपको देखने को मिलते हैं। और मनुष्य में जब हम बात करते हैं किसी लड़के या लड़की की, कि क्या होगा कि एक लड़का और लड़की है, मान लीजिएगा कि वो कपल है, तो मेल के अंदर तो होता है एक्स और वाई,
ठीक है। मेल के अंदर किस प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं, तो मेल के ऊपर रहता है एक्स और वाई, और फीमेल के अंदर आपको मिलेंगे एक्स एक्स। देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कितने जोड़े होते हैं, 23 पेयर होते हैं। कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर, या बोल दीजिए 46 होते हैं। इसमें से जो 22 है ना, ठीक है, 22 जो पेयर होते हैं वो दोनों में ही सेम होते हैं। 22 पेयर लड़का और लड़की दोनों में ही समान होंगे, जिसे आप ना काइक या ऑटोसोम्स कह सकते हैं, या आप इसे क्या बोल सकते हैं, काइक गुणसूत्र। ये वो गुणसूत्र है, काइक से समझते हैं ना, जो काया का, शरीर का निर्माण करे। ये तो दोनों में ही सेम रहेंगे, ये दोनों में ही सेम रहेंगे। अगर हम बात करते हैं सेक्स क्रोमोसोम, वन पेयर ऐसा होता है जो क्या काम करता है, वन पेयर एक ऐसा होगा जो सेक्स को डिसाइड करेगा कि जब भी बच्चा होगा क्या वो लड़का होगा या लड़की होगी। अब यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जब भी संतान होनी होगी, जब भी संतान हमें चाहिए, तो दोनों का ही रोल रहेगा, लड़के और लड़की दोनों का ही, दोनों के ही जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक संतान की प्राप्ति के लिए, संतान के लक्षणों के लिए। ठीक है। अगर पूछा जाए कि लड़के के लिए कि लड़का होगा या लड़की होगी, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं मेल का जो सेक्स क्रोमोसोम है वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो जो वन पेयर है वो फीमेल में तो होता है एक्स एक्स, ठीक है, और मेल के अंदर वो कैसा रहेगा, एक्स और वाई रहता है। इतनी बातें आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। एक मिनट, आई थिंक मुझे इसको थोड़ा सा इरेज कर देना चाहिए। ठीक है, बस ये समझाने के लिए था, बाकी आपको सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा ही, तो आप इजीली वहां पे समझ लीजिएगा, या लास्ट स्लाइड में मैं आपको एक बार और फिर से बता दूंगी। ठीक है, देखिएगा, तो सेक्स क्रोमोसोम में क्या है, मेल के पास तो है एक्स वाई और फीमेल के पास क्या है, एक्स एक्स है। ठीक है। अब क्या होता है, जब भी एक जायगोट बनता है तो वो कैसे बनता है, तो मेल का एक रिप्रोडक्टिव सेल है जिसे हम कहते हैं स्पर्म, और महिला का रिप्रोडक्टिव सेल कौन सी है, जिसे हम बोलते हैं एग या फिर ओवम, ये हम जानते हैं ना। और इन दोनों के पास क्या होता है, ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो एक जायगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, जब भी हम एक रिप्रोडक्टिव सेल की बात करते हैं, मेल की बात करेंगे तो स्पर्म और फीमेल की बात करेंगे तो ओवम। तो जो ओवम और स्पर्म है ना, उनके अंदर होते हैं n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। उनके अंदर क्या होते हैं, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। मतलब उनके अंदर क्या रहेगा, जैसे कि हमने बात करी कि एक सेल के अंदर कितने होते हैं, 46 होते हैं, परंतु जब आप स्पर्म की बात करोगे तो स्पर्म के अंदर कितने होंगे, 23, और ओवम की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर भी कितने होंगे, 23। तो जब ये दोनों मिलते हैं एक जायगोट बनता है, तो इस जायगोट में अब कितने हो जाएंगे, 46, क्योंकि देखो 23 इधर से गए और 23 इधर से गए, और हमेशा जो लक्षण है, जो गुणसूत्र हैं, वो हमेशा जोड़े में ही होंगे। ठीक है, और कितने, 46 ही होने चाहिए। अगर कम या ज़्यादा हो गए ना तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाते हैं, तो इसीलिए हमेशा इनका पेयर्स में होना बहुत ज़रूरी है, और नंबर कितना होना चाहिए, 46 ही होना चाहिए। इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा कि एक जायगोट का फॉर्मेशन होगा, और इसके अंदर कितने होते हैं, स्पर्म में 23 होंगे और ओवम में भी 23, जिसे आप एन भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से एक जायगोट बनता है, तो फीमेल से कितने जाएंगे, एक्स, और मेल से कितने जाएंगे, वहां से भी वहां से 23 और वहां से 23। इस प्रकार से जब एक
युग्मनज बनेगा तो उसके अंदर कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे मेल की बात कर रहे थे, इसके पास क्या है, मैंने इसको यूज़ नहीं किया है ना फर्स्ट टाइम, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। देखिएगा, मेल की बात करेंगे तो XY है, और फीमेल की बात करते हैं तो उसके एग में कितना है, XX है, ठीक है, क्योंकि इनके पास हमेशा ये रहेगा। अगर यहाँ से Y जाता है, क्योंकि ना जब भी मेल का स्पर्म होता है उसमें बहुत सारे स्पर्म की जो क्वांटिटी है वो बहुत सारी होती है, तो उनमें से सिर्फ एक स्पर्म जो है वो ओवम से टकराएगा और उनमें फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा और युग्मनज बनेगा, ठीक है, जायगोट बनेगा। तो यहाँ से मान लीजिएगा Y आ रहा है, और यहाँ से तो देखो दोनों ही सेम है, तो यहाँ से क्या आएगा, X, क्या बना, XY, और ठीक है, अब यहाँ से अगर x आ गया और यहाँ से भी x जाएगा तो क्या बनेगा, XX। तो जब भी XY बनेगा तो इसका मतलब क्या होगा, एक बॉय का जन्म होगा। अगर इस प्रकार से होगा, दोनों ही XX होंगे, तो इस प्रकार से एक लड़की का जन्म होगा। अब आप देख पा रहे हैं कि दोनों लड़का या लड़की होना किसके ऊपर डिपेंड है, लड़के के ऊपर ही डिपेंड करता है। और हम सॉरी और हमारे कल्चर में, हमारे समाज में क्या होता है कि हमेशा लड़कियों को ही दोष दिया जाता है कि तुम एक लड़के को भी पैदा नहीं कर पा रही हो, ठीक है। एक्चुअली आपके सर आ गए थे तो मैं एकदम से डर गई, ऐसा मेरे से बहुत बार होता है। चलिए, मैं अचानक से अपना कुछ काम कर रही हूँ, सडनली कोई एकदम से आ जाता है तो मैं थोड़ा डर जाती हूँ, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा, अगर XY है तो लड़का, और अगर XX है तो लड़की का जन्म होता है। और इसी से आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि जो आदमी होता है वही इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। तो जब आपकी शादी होती है तो आप अपने फैमिली को समझाइएगा, क्योंकि आज भी हम देखते हैं अपने आसपास, आज भी लड़कियों को दोष दिया जाता है कि वो एक लड़का पैदा नहीं कर पा रही हैं, जबकि उनका तो कोई फॉल्ट ही नहीं है, ठीक है। अगर उनकी एग में अगर XX है तो वो क्या कर सकती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आज भी ऐसी चल रही हैं, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा कि अगर लड़का या लड़की होगी तो उसके लिए XY ही जिम्मेदार हैं, ये तो क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप ये सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे कैसे ये सारा प्रोसीजर होता है। आई थिंक अभी हम इसको थोड़ा सा कट कर देते हैं, इतना ही हमारे ये काम का था। ठीक है, आगे हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं ना कि किन्नर का जन्म कैसे होता है, ठीक है, तो वो सारी बातें हम थोड़ी सी जान लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, एक बार मैं आपको फिर से पूरा एक स्लाइड पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखना चाहो ना तो देख लीजिएगा, इस प्रकार से एक लड़का और लड़की का जन्म होता है। आई थिंक आप जो हमारा एनिमेशन है उससे बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। देखिएगा, हमारे कितने होते हैं पेयर, 46 क्रोमोसोम, या बोलना चाहे 23 पेयर होते हैं। अगर हम यहाँ मेल की बात करते हैं और यहाँ फीमेल की बात करें, ठीक है, देखिए यहाँ अगर हम बात करते हैं तो 22 तो सेम ही रहेंगे, 22 पेयर तो सेम ही रहेंगे, चाहे फिर वो पुरुष है या फिर वो महिला है। इसे हम बोलते हैं ऑटोसोम। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम कहते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं इसे हम कायिक गुणसूत्र कहते हैं, क्योंकि इसी से काया का निर्माण हो रहा है, इसी से हमारे शरीर का निर्माण होता है। उसके बाद में हम चलते हैं, एक पेयर ऐसा होता है जो डिसाइड करेगा, जेंडर को डिसाइड करेगा, लिंग का निर्धारण करेगा। लिंग यानी कि लड़का होगा, स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा, ठीक है। तो ये जो 1 पेयर है ये होता है सेक्स क्रोमोसोम।
ठीक है, ये कौन सा है, तो ये है सेक्स क्रोमोसोम है। नॉर्मली तो आप समझ गए ना कि लड़के का जन्म और लड़की का जन्म कैसे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम थर्ड मेंबर या हम जब किन्नर की बात करते हैं ना, उसमें क्या होता है, देखो 22 तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे लड़के से जाएगा x, लड़की से x और लड़के से y, ये तो रहता है। उसके साथ साथ में ना एक x और एक्स्ट्रा आ जाता है, एक x ना और एक्स्ट्रा आ जाता है, जिसकी वजह से गुणसूत्रों की संख्या देखो कितनी हो जाएगी। अभी 22 ना क्या है, पेयर है। अब 22 पेयर कह लीजिए, या फिर आप इसको क्या बोलना चाहे, आप इसको बोल सकते हैं 44। अब देखो ये हो गया है 44, 45, 46 और 47, कितने हुए, 47। मैंने क्या बोला कि क्रोमोसोम जो है वो हमेशा पेयर्स में रहेंगे, जोड़े में रहेंगे, और जोड़े यानी कि 46 ही रहेंगे, 23 जोड़े ही होना चाहिए। अगर कम या ज़्यादा हो गया, 45 हो गया है या फिर 47 हो रहा है, तो ये है जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसे आप बोलते हैं आनुवांशिक रोग या आनुवांशिक विकार कहते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 47 हो जाते हैं। और इसमें जो व्यक्ति होता है वो कैसा होता है, वो रहेगा किन्नर, जिसे आप क्या बोलते हैं, जिसे आप, सॉरी ये लिखना थोड़ा सही नहीं है, जिसे आप लिख दीजिए, इसे आप क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, इसे आप क्या बोलते हैं, इसे आप क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ये हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर हैं। आने वाले समय में आपकी जैसे जैसे क्लासेस होंगी ना, तो हम जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है, ह्यूमन डिजीज कौन कौन सी होती हैं, वो सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। आज का सेशन तो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, मे बी चांसेस है कल से हम लोग जो सेशन है ना वो थोड़ा लाइव ही लेने की कोशिश करेंगे। लाइव होगा तो ठीक है, अदरवाइज आपको रिकॉर्डेड तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। आज हमने जाना गुणसूत्र क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करेगा, किस प्रकार से ये कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देता है। एसिटोकार्बिन का इस्तेमाल करके आप गुणसूत्रों को देख सकते हैं। एक मनुष्य में एक कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब कि 23 जोड़े पाए जाते हैं। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर होते हैं, बने होते हैं, और गुणसूत्रों के ऊपर ही रेखीय क्रम में जीन लगे होते हैं। और ध्यान रखिएगा कि आपको इन गुणसूत्रों पर, लगभग 46 गुणसूत्रों पर आपको लगभग 30,000 जीन देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक कोशिका के अंदर आपको लगभग 30,000 जीन देखने को मिलते हैं। ठीक है, ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट था हमारा, उसी के तहत ही हम ये सब कुछ बता रहे हैं। ये सारी बातें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन सेक्शन की तरफ। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले डीएनए का विश्लेषण किसके द्वारा किया गया था। आपके पास ये क्वेश्चन है, ऑर्थर कॉनबर्ग, हरगोविंद खुराना, एमडब्ल्यू निरंगवर्ग या फिर वॉटसन एंड क्रिक। यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा पूछना चाह रहा है कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो किसने दिया था। आप यहाँ पे ना वीडियो को पॉज कीजिएगा और अपना आंसर सोचिएगा, चुनिएगा, और फिर ही आपको वीडियो को प्ले करके देखना है। तो राइट आंसर रहेगा वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। आगे चलते हैं, डीएनए टेस्ट का विकास किसने किया था। जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग आप सुनते हैं ना, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है। अगर आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अगर बात करते हैं, जिसे आप नॉर्मल भाषा में डीएनए टेस्ट बोलते हैं, जिससे हम पता लगाते हैं किसी भी बलात्कारी का, पेरेंट्स का हम पता लगा सकते हैं, इवन बहुत सारे अपराधों की जांच कर सकते हैं। तो वो किसने बताया था, डॉक्टर एलेक्स ज़ेफ्रे जो है, एलेक्स ज़ेफ्रे, उन्होंने बताया था। बट हमारे यहाँ पे जो हम प्रोसीजर यूज़ करते हैं वो है डॉक्टर लालजीत सिंह के द्वारा जो विकसित किया गया है, उसे हम यूज़ करते हैं। आगे देखिएगा, मेंडल को जाना जाता है, ये एक्चुअली मैंने करवाया नहीं है, बट जब हम जीन गुणसूत्र की बात कर रहे थे डीएनए की, तो ध्यान रखिएगा आनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं मेंडल। 9-10 में हमने इनको बहुत अच्छे से पढ़ा है। मटर के दाने पर इन्होंने प्रयोग किया था, उद्यान मटर का इन्होंने इस्तेमाल किया था, और उसके साथ जुड़े लक्षणों पर इन्होंने प्रयोग करके बताया था कि जेनेटिक्स क्या होती है और कैसे ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है,
आनुवांशिक इकाइयाँ, जेनेटिक यूनिट आपको बतानी है। जैसे कि हमने बहुत बार देखा, हमारे शरीर के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो है कौन, डीएनए। और डीएनए में क्या होते हैं, जीन है। डीएनए के जो सेगमेंट्स हैं ना, डीएनए के जो खंड हैं वही क्या कहलाते हैं, जीन कहलाते हैं। और ये जेनेटिक यूनिट है और यही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। डीएनए को छोड़कर, इनमें से एक को छोड़कर उपरोक्त तीनों से बना है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट समूह, यूरेसिल। हमने देखा था अगर डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में कुछ नाइट्रोजनस बेस जुड़ रहे थे। एडिनिन जो था वो थायमिन के साथ डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इससे जुड़ा हुआ था। और साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था। ठीक है, और अगर आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए के अंदर एडिनिन यूरेसिल के साथ और साइटोसिन जो है वो ग्वानिन के साथ। तो यहाँ पे कहाँ डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है इसके साथ। ठीक है, ये तीनों तो रहता है, नाइट्रोजनस बेस भी होता है, प्यूरिन और पिरिमिडिन, और उसी के ही एग्जाम्पल्स हैं ये वाले। पेंटोज शुगर भी होती है, फॉस्फेट ग्रुप भी होता है, यूरेसिल नहीं होता है क्योंकि ये आपको आरएनए में देखने को मिलता है। डन। डीएनए के दो तंतु किस बंध से जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, वॉन डर वाल्स बॉन्ड। तो ध्यान रखिएगा, जो हम जिस बॉन्ड की बात कर रहे थे, ये वाले जो बॉन्ड हैं ये कौन से बॉन्ड है, तो ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, कहाँ होते हैं, केंद्र के झिल्ली में, गुणसूत्र में, लाइसोसोम में, या सेल मेम्ब्रेन में। आपको बताना है जीन कहाँ पर अवस्थित होते हैं, कहाँ पर स्थित होते हैं, तो ये गुणसूत्रों पर होते हैं और रेखीय क्रम में होते हैं। कैसे होते हैं, रेखीय क्रम में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आरएनए और डीएनए की एक तंतु से आनुवांशिक जानकारी को कॉपी करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। आपको बताना है कि आरएनए में डीएनए के एक तंतु से आनुवांशिक जानकारी को कॉपी करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है, लास्ट में हम देख रहे थे ना कि जो आपका एमआरएनए है उससे जो प्रोटीन या जो जानकारी कॉपी करने की जो प्रक्रिया है, आप इसको ध्यान रखिएगा, इसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए डीएनए से अलग है क्योंकि, क्यों ऐसा हम कहते हैं, आरएनए में एकल संरचना होती है, बिल्कुल सही, यूरेसिल होता है, बिल्कुल सही, राइबो शुगर है, बिल्कुल सही, सारे ही सही हैं। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र क्या होते हैं, किसके बने होते हैं, अगेन वीडियो को पॉज करना है, आपको ऐसे ही देखना है। तो गुणसूत्र जो है वो डीएनए और प्रोटीन कौन सा है, हिस्टोन प्रोटीन, इनसे मिलकर बना होता है। नेक्स्ट देखिएगा, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। जेनेटिक्स में हम किसका अध्ययन करते हैं, मेंडल का नियम, आनुवांशिकता और विचरण, डीएनए की संरचना, या फिर बायो डेवलपमेंट। आपको बताना है जेनेटिक्स में हम किसका अध्ययन करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा जेनेटिक्स या आनुवांशिकी में हम आनुवांशिकता, ठीक है, हेरिडिटी क्या होती है और उसका संचरण आगे कैसे होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जीन जो है वो ट्रांसफर होते हैं, वो सारी बातें हम देखते हैं जेनेटिक्स में देखते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। कुछ क्वेश्चंस बाहर से थे, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। ये वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी और आप इसे देख लीजिएगा, पसंद आता है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आपको पॉलिटी देखना चाहते हैं तो पॉलिटी के भी सेशंस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए गुड डे।